डेटाबेस होता क्या, आप पहले ये क्लियर कर दीजिए बच्चों को, ये होता क्या। देखो पहले ना तुम्हारे पास एक्सेल शीट भी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, वहां पे तुम डेटा स्टोर करते थे। एक्सेल शीट देखी होगी तुमने कि ये नाम हो गया, इसकी एज हो गई, सैलरी हो गई, वही है तुम्हारा SQL डेटाबेस कि वही इंफॉर्मेशन ने डेटाबेस के अंदर कर ली। अब तुम बोलोगे भैया जो हमारी एक्सेल शीट है उसको क्यों नहीं प्रयोग कर रहे एज अ क्या बोलते हैं हम डेटाबेस। दोस्त वहां पे ना जब मल्टीपल यूजर आते हैं तो वो एक्सेल शीट बहुत ही स्लो काम करती है। आप देखना, मैं बोलना चाहता हूँ कि ना लोग ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कैश शायद कोई अलग चीज होगी, डेटाबेस SQL सब कुछ अलग होगा, लेकिन सिंपल अगर आप समझो ना सब कुछ डेटा स्टोर करने का काम करते हैं। बस सबका यूज केस अलग अलग है। हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, हमने सोचा यार आज हम डेटाबेस के ऊपर ही बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने मुझे डांटा भी कि भैया आपने लास्ट में गुरुजी को रोका क्यों। वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होने देते हैं। दोस्तों अभी हम उसको धीरे धीरे करके बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हम ऐसा भी नहीं चाहते कि यार अगर हम सब कुछ एक ही उसमें डिलीवर कर दें और बच्चे उससे बोर हो जाएं। हाँ, हमें पता है कि काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनको चाहिए भैया हमको फटाफट नॉलेज मिल जाए, लेकिन जो हम ये पॉडकास्ट आपके लिए बना रहे हैं इससे आप ज्ञान ले पाएं, जो हमारा मेन मकसद है। सिर्फ आपको एक वैसा फील ना हो कि हाँ मैं सीखा था, आप सीखे कुछ नहीं, सिर्फ बातें हुई, बोर ना हो जाए, है ना, कि हाँ किसी की प्लेसमेंट हुई, वो कभी कभी कभार सही होता है कि हाँ आपके किसी की प्लेसमेंट करने से मोटिवेट हो गए। बिल्कुल। लेकिन जब आप एक्चुअली खुद सीखते हो तब कॉन्फिडेंस तब आता भाई। एग्जैक्टली। और हम चाहते हैं कि ना कि आप ये वीडियो देखो, कुछ सीखो, पूरा इसको इस तरह देख पाओ कि आप ना इजीली, मतलब चाहे आप कुछ काम भी कर रहे हो साथ साथ आपने ये वीडियो देखी, कुछ समझ भी लिया और आपका टाइम भी पास हो गया। उसको हम इस तरह रखना चाहते हैं कि आपकी लर्निंग भी होती रहे और आपको मजा भी आए। तो आज हम डेटाबेस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा क्या आज इन डेप्थ ही बात कर लेते हैं, इनको आप लोगों को स्वाद दिलाते हैं जिनको आइडिया नहीं डेटाबेस क्या होता है। पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। गुरुजी डेटाबेस होता क्या, आप पहले ये क्लियर कर दीजिए बच्चों को, ये होता क्या। तो वैसे ही चलते हैं ना। देखो प्रॉब्लम क्या थी हमें, हमारे को प्रॉब्लम ये थी कि हमने रिक्वेस्ट सर्वर तक लेके आ गए। ठीक है, अब रिक्वेस्ट दो तरह की हो सकती है। एक तो रिक्वेस्ट कहती है कि मुझे बस कुछ प्रोसेसिंग करके दे दो, ठीक है, वो तो सर्वर खुद से कर देगा। पर कुछ रिक्वेस्ट होती है जिसमें हम कुछ डेटा को स्टोर भी करवाना चाहते हैं। लेट से हम यूजर का साइन अप करवाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो यूजर साइन अप करेगा तो क्या क्या डालेगा, अपना यूजर नेम डालेगा, ईमेल डालेगा, पासवर्ड डालेगा, वगैरह वगैरह। तो हम इसको स्टोर कहाँ करें? तो जब तक डेटाबेस बने भी नहीं थे ना, तो हमको लगता था हम इसको मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। अब मेमोरी में हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, हम इसको एक एरे में डाल के स्टोर कर सकते हैं या किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में। मेमोरी बोलने का मतलब है कि रैम के अंदर स्टोर, रैम के अंदर जो हमारा प्रोग्राम, जैसे हम अगर कोई एरे डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो उसको हम रैम के अंदर ही डिक्लेयर कर देते हैं और हम उसको एक्सेस करते हैं। पर उसकी प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आपका प्रोग्राम रीरन होगा, रिकम्पाइल होगा, आपकी वो सारी मेमोरी वाइप आउट हो जाएगी। अगर एक बार सर्वर क्रैश हो गया या कुछ भी हो गया, स्विच ऑफ हो गया, तुम्हें पता होगा कि जैसे तुम्हारा फोन होता है, अगर तुम्हारा फोन स्विच ऑन से स्विच ऑफ हो गया तो जो भी तुम्हारे इन मेमोरी रैम के अंदर जो भी डेटा था वो गायब हो जाता है। हाँ, आप बोलेंगे भैया फिर मेरी ऐप क्यों नहीं गायब होती? उसका रीजन क्या है गुरुजी, कि जो ऐप एग्जिस्ट करती हैं स्विच ऑन होने के बाद भी रहती हैं, वो कहाँ से रहती हैं? क्योंकि हमारे पास जो प्रोग्राम है ना वो भी एक्चुअली हार्ड डिस्क में होता है, और जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो प्रोग्राम हार्ड डिस्क से रैम में आता है, प्रोग्राम रन होता है और तब जाकर के आपको सारे आउटपुट जो भी आपको दिखते हैं वो सब शो हो पाते हैं। जैसे आप मूवी देखते हो, ठीक है, तो मूवी स्टोर एक्चुअल में आपके हार्ड डिस्क के अंदर होती है, जो कि जिसको हम परमानेंट स्टोरेज भी कहते हैं। भले आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाए, कुछ हो जाए, वो वहाँ स्टोर रहेगा। लेकिन अगर आपको वो मूवी को देखना है तो पहले आपको उस मूवी को उठा के रैम के अंदर लाना पड़ेगा, तभी आपको वो दिख पाएगी, क्योंकि रैम हमारी काफी फास्ट होती है जो कि इस प्रोसेस को जल्दी से जल्द कंप्लीट कर पाए। अब हमारे पास ये दिक्कत थी कि भैया अगर यूजर की इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, आप देखो ना हर रोज इतना डेटा क्रिएट हो रहा है, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, आप इस वीडियो को कमेंट करेंगे, आप इवन अगर हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे तो हमें इन सब चीज को कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा, ताकि बाद में आप इसको एक्सेस इजीली कर पाए। तो वहीं से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है सेकेंडरी स्टोरेज का, जिसको आप हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, SSD बोलते हैं, अलग अलग बोलते हैं, कुछ अलग। तो डेटाबेस का मतलब है कि भैया मैं उस डेटा को एक परमानेंट स्टोरेज के अंदर रखना चाहता हूँ। यही है उसकी कहानी। बिल्कुल। अब गुरुजी पहला सवाल, मैं डेटाबेस के अंदर जो सबसे बड़ा मिथ बच्चों को लगता है वो ये है कि हमें डेटाबेस के अंदर वीडियोस को भी स्टोर करना चाहिए। क्या हमें वीडियो को स्टोर करना चाहिए? देखो सिंपल आंसर है कि नहीं करना चाहिए, पर क्यों नहीं करना चाहिए? देखो आप कोई भी डेटा डेटाबेस में डालते हो, हम उसकी बात करेंगे बाद में डेटाबेस किस तरह के होते हैं, पर आप कोई भी डेटा डेटाबेस में डालते हो तो आप चाहते हो कि एक तो आप उस डेटाबेस को डेटा को इजीली रिट्रीव कर पाओ जल्दी से जल्दी, ठीक है, और उसको मतलब उसमें क्वेरी कर पाओ, जैसे हम देखते हैं क्वेरी होती है डेटाबेस में। पर अगर आपने कोई इमेज का डेटा या लेट से कोई वीडियो का डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दिया तो एक तो आपका डेटाबेस बहुत ही ज्यादा हैवी हो जाएगा।
अब आपको पता है डेटाबेस में अगर हम सीक्वल की भी बात करते हैं सिंपल तो उसमें रोज होती हैं। हाँ। और हर रो में एक यूजर का डेटा होता है मान लो। अगर उसी एक रो में एक वीडियो स्टोर होने लग गई तो आप सोचो अगर हमने मिलियंस ऑफ लोगों का डेटा स्टोर किया हुआ है तो उस डेटाबेस की स्टोरिंग कैपेसिटी कितनी ज्यादा हो जाएगी। उससे क्या होगा, उससे दो प्रॉब्लम होगी। एक तो हमें डेटाबेस को बहुत हैवी रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेमोरी का रखना पड़ेगा। दूसरा, प्रोसेसिंग बहुत स्लो हो जाएगी। उस वीडियो पे आप कोई क्वेरी नहीं कर पाओगे पहली बात, और उस वीडियो को रिट्रीव करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब मैं गुरुजी के उसको ना थोड़ा सा और ओवर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है गुरुजी। देखो दिक्कत ही होती है दोस्त, आप डेटाबेस के अंदर क्वेरी करते हो, जैसे आपने बोल दिया डेटाबेस कुछ नहीं है, आप फिलहाल के लिए ऐसा समझ लो कि वहाँ पे रोज एंड कॉलम प्रेजेंट है। जैसे आपने टेबल सीट आप बनाते हो कि ये इस यूजर का नाम हो गया, ये इसका पासवर्ड हो गया, अब मान लो अगर आपने उसकी वीडियो को वहाँ स्टोर करा दिया, ओके। अब जब भी हम डेटाबेस के अंदर क्वेरी करते हैं, आपने देखा होगा कि यार मेरे को ना वो लोग ला के दे दो जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है या 30,000 से ज़्यादा है, तो आपको मान लो 20 लोगों का वो डेटा आ गया। अब सोचो वहीं पे अगर आपने वीडियो भी स्टोर कर रखी है, क्या कर रखी है, वीडियो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर अपने डेटाबेस के अंदर वीडियो भी स्टोर कर रखा है, उससे क्या दिक्कत होगा, जो यूजर का डेटा होगा ना पहले उसे उठा के रैम के अंदर लाया जाएगा। और अगर वहां पे वीडियो प्रेजेंट है ना तो वो वीडियो भी आ रहा है, वो पूरा वीडियो भी आपके उसमें आ रहा है, जिससे क्या होगा, अगर आप सेकेंडरी से रैम में डेटा ला रहे हो ना तो स्लो प्रोसेस होगा। वीडियो से आपका कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैं उसके ऊपर क्वेरी नहीं कर सकता। अब जब मैंने पहली बार इसको सुना था कि क्वेरी नहीं कर सकता, क्वेरी नहीं कर सकने का मतलब क्या है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मान लो मेरे पास हजारों वीडियो पड़ी है, ठीक है, मैंने डेटाबेस के अंदर कर दिया, क्या मैं ऐसी कोई क्वेरी चला सकता हूं कि मुझे वो वीडियो लाके दे दो जिसके अंदर कोई कुत्ता प्रेजेंट है? नहीं कर सकता। उसके लिए मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बहुत सारी चीजें होंगी, है ना। या फिर मैं बोल दूं कि मेरे को वो वीडियो लाके दो जिसके अंदर रोहित भैया प्रेजेंट है, सब बिल्कुल नहीं कर सकता। तो क्या करूं मैं, आप ये कर सकते हो कि मैं उस वीडियो का मेटा डेटा को डेटाबेस में रखता हूं। हाँ, मेटा डेटा क्या होता है गुरुजी, अब बच्चे ही पूछेंगे। देखो मेटा डेटा का मतलब सिंपल सा मतलब क्या होता है कि डेटा अबाउट डेटा। तो जैसे तुम्हारे पास एक वीडियो है, वो क्या है, एक डेटा है। हाँ। अब उस वीडियो का भी डेटा क्या हो सकता है कि वीडियो की लेंथ कितनी लंबी है, वीडियो जो रिकॉर्ड ही है वो किस लैंग्वेज में रिकॉर्डेड है, हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है। वीडियो की एक आईडी हम बना सकते हैं कि वीडियो आईडी मान लो, वीडियो का टाइटल क्या था, उसका डिस्क्रिप्शन क्या था, ठीक है। तो वीडियो पे मान लो ये यूट्यूब की वीडियो है तो उस पर कितने लाइक्स आएंगे, कितने कमेंट्स आए हैं, ये सब जो डेटा है उस वीडियो के बारे में, इसको हम बोलते हैं वीडियो का मेटा डेटा। और क्योंकि ये सारा मेटा डेटा टेक्स्ट फॉर्म में होता है तो इसको तो हम डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे भैया फिर मैं इसको स्टोर कहाँ कराऊंगा, किसको, वीडियो को, ये सवाल बिल्कुल आएगा। बिल्कुल। आपने गूगल ड्राइव देखा, अगर मैं आपको सिंपल गूगल ड्राइव बोलूं, मैं कहूं आपको क्या करना, जो आपकी वीडियो होगी उसको आप गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दो और जो उसका लिंक होगा उसको अपने डेटाबेस के अंदर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। इतना ही सिंपल है जो आपका फाइल स्टोरेज सिस्टम काम करता है। फाइल स्टोरेज में हम किसी और वीडियो में जाएंगे कि मैंने अपनी वीडियो को स्टोर करा फाइल स्टोरेज सिस्टम के अंदर, वो भी हमारा सेकंड स्टोरेज है, बस वो उस काम में एक्सपर्ट है, बस उसका लिंक मैंने अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लिया, क्योंकि मुझे उसको भी तो एक्सेस करना पड़ेगा उस वीडियो को। मैं कैसे यूजर को बोलूंगा भैया इस वीडियो को तुम देख सकते हो, उसका लिंक देना पड़ेगा। तो इतना ही काम है। अब गुरुजी डेटाबेस में बहुत ही लड़ाई होती है, एक होती है सीक्वल और नो सीक्वल। बिल्कुल। ये क्या होते हैं पहले तो देखो, पहली बात तो ना नो सीक्वल तो अभी आया है, मतलब कुछ डेकेड्स ही हुए हैं, पहले नो सीक्वल एग्जिस्ट ही नहीं करता था। जब सबसे पहले अगर मैं आपसे भी पूछूं कि मुझे ना डेटा को स्टोर करवाना है तो क्या तरीका होना चाहिए, तो सबसे पहले फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल से भी जाए ना तो हमारे माइंड में आता है कि यार रोज और कॉलम्स में स्टोर करवाते हैं, क्योंकि हम मैथमेटिक्स से आते हैं और सबको पता है कि हम ना डेटा को हमेशा एक रिलेशनल मतलब क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में स्टोर करवाना चाहते हैं। जैसे आपने एक्सेल देखा होगा, एक्सेल भी इसी फॉर्मेट में काम करता है ना, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, सबसे पहले आ गई थी एक्सेल। तो आप हमेशा क्या सोचते हो, टेबल्स के फॉर्म में सोचते हो कि हर यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 और उनका जो डेटा है वो रोज में है। तो हमने क्या सोचा, रोज और कॉलम्स में सोचने लग गए, तो हमने उसका नाम दिया सीक्वल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब स्ट्रक्चर्ड क्यों, क्योंकि देखो हमने इसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रखा हुआ है, सबसे सिंपल, और हमने इसको अब देखो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में तो रख दिया। दूसरा, हम चाहते हैं कि आपने स्टोर तो कर दिया पर आप उसको रिट्रीव भी कर पाओ, है ना। अब रोज का सबसे अच्छा फायदा ये है कि मैं ना उस पर क्वेरी कर सकता हूँ। क्वेरी जैसे मान लो, जैसे भी हमने एग्जांपल लिया कि मैं कह सकता हूं मुझे वो सारे यूजर ला करके दो जिनकी एज 18 साल से ऊपर है, तो मैं क्वेरी कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास एज का भी कॉलम होगा। तो मैं क्या करूंगा, अब हम जाएंगे उसमें क्वेरी कैसे करते हैं, पर अभी के लिए मैं क्या करूंगा, मैं डेटाबेस में जाऊंगा, देखूंगा किस किस की एज 18 से ऊपर है, उन सबको ला करके अपने प्रोग्राम को दे दूंगा। तो मेरे पास ना सबसे पहले एक तरीका आता था कि मैं डेटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाऊं, और वहां से जन्म हुआ सीक्वल का, एसक्यूएल का, ठीक है। अब देखो गुरुजी एक पॉइंट, ठीक है, अब ये मत बोला भैया तुम गुरुजी को बहुत टोकते हो, ठीक है। देखो पहले ना तुम्हारे पास एक्सेल शीट भी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, वहां पे तुम डेटा स्टोर करते थे। एक्सेल शीट देखी होगी तुमने कि ये नाम हो गया, इसकी एज हो गई, सैलरी हो गई, वही है तुम्हारा सीक्वल डेटाबेस।
कि वही इंफॉर्मेशन ने डेटाबेस के अंदर कर ली। अब तुम बोलोगे भैया जो हमारी एक्सेल सीट है उसको क्यों नहीं प्रयोग कर रहे एज अ क्या बोलते हैं हम डेटाबेस। दोस्त वहां पे ना जब मल्टीपल यूजर आते हैं तो वो एक्सेल सीट बहुत ही स्लो काम करती है। आप देखना कि आप कभी कोई एक्सेल सीट क्रिएट करना और उसको बाकी लोगों के साथ शेयर करना, उनको एडिट का एक्सेस दे देना या कुछ भी एक्सेस देना, आप देखोगे वो जो है ना वो स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल यूजर जब आते हैं ना वो चीजें स्लो होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या क्रिएट करा, डेटाबेस को क्रिएट किया। हाँ। अब सिंपल जैसे हमने बोला ना एक्सेल में भी हम डेटा रख सकते थे, पर एक्सेल का निर्माण ही हुआ था सिर्फ रिपोर्ट्स बनाने के लिए। हाँ। कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का कुछ डेटा एक्सेल में रख दिया, वो कभी भी ऐसे मिलियंस या बिलियंस ऑफ डेटा स्टोर करने के लिए बनी ही नहीं थी। तो हमें एक प्रॉपर एक आप सर्वर मान लो, हमें एक अलग कंसेप्ट चाहिए था कि हम उसमें सारे डेटा को जाकर के स्टोर कर दें। अब हमने सीक्वल का एग्जांपल लिया कि हम भाई क्या करेंगे, टेबल्स के फॉर्म में रोज और कॉलम्स में डेटा को स्टोर कर देंगे। चलो ये तो हो गया, कई सालों तक कोई दिक्कत नहीं थी इसको। इनफैक्ट आज भी सीक्वल बहुत यूज होता है, सीक्वल कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकता किसी भी चीज से। पर ना दिक्कत ये हुई कि जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशन बहुत बड़ी होने लग गई, कॉम्प्लेक्स होने लग गई, तो हमारा जो डेटा है ना वो अनस्ट्रक्चर्ड होने लग गया। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का क्या मतलब, देखो मैंने बोला कि ठीक है मैं यूजर का डेटा स्टोर कर दूंगा सीक्वल में, पर उसके लिए हर यूजर का डेटा सेम होना चाहिए। सेम मतलब हर यूजर के पास ईमेल होनी चाहिए, नंबर होना चाहिए, लेट्स से उसकी कोई प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए तो हम उसका लिंक डाल देंगे वगैरह वगैरह। पर मान लो मेरे पास इस तरीके का डेटा है कि ना हर यूजर के पास अलग अलग डेटा है। लेट्स से इसको मैं एग्जांपल लेता हूँ बैंकिंग एप्लीकेशन में, ठीक है। तो अगर मैं बैंकिंग एप्लीकेशन का बैकएंड डिस्कस करूँ आपके साथ, तो जैसे तुमने मान लो HDFC से लोन लिया, पर मैंने लोन लिया IDFC बैंक से या SBI बैंक से, ठीक है। अब SBI बैंक का डेटा अलग होगा, HDFC का डेटा अलग होगा, तो मैं इसको डेटा को कैसे स्टोर करूंगा सीक्वल में। अब मुझे तो कितनी सारी रोज बनानी पड़ेगी, HDFC का ID, SBI की ID, और मेरे लिए मान लो HDFC की नल होगी, तुम्हारे लिए SBI की नल होगी। तो अब नल, आप पता है नल का मतलब डेटा एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैंने वहां पे नल लिख दिया, नल वो कीवर्ड है। पर इससे क्या हुआ, मेरा ना जो अगर सीक्वल डेटा है वो एक तो बहुत ज्यादा कॉलम से भरता जाएगा, नया डेटा आएगा, मुझे नया कॉलम बनाना पड़ेगा, जो कि बहुत अनऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाऊं जिसमें ना मैं डेटा को अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में भी रख सकूं। तो अगर एक यूजर का डेटा जो भी है वो एक जगह पड़ा है, दूसरे यूजर का डेटा जो भी है वो दूसरी जगह पड़ा है, और इसका आइडिया पता है मेरे पास कहां से आता है, हमारे इंटरनल हैश मैप से। अच्छा। जैसे हमारे प्रोग्राम में हैश मैप्स होते हैं, हर लैंग्वेज में होते हैं, जावा, C++ सब में होते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास है एक की और हमारे पास है एक वैल्यू, और हर की एक यूनिक वैल्यू है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूं कि मैं प्रोग्राम में एक मैप क्रिएट करता हूं, और वो मैप किसी का भी हो सकता है। सबसे सिंपल क्या मैप हो सकता है, स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग का। तो मेरी मान लो स्ट्रिंग हो गई यूजर आईडी, उसके रिस्पेक्ट में उसका यूजर का नेम पता है, तो स्ट्रिंग आदित्य, एक और स्ट्रिंग रोहित, इस तरह का डेटा पड़ा है। इसी से मैंने मोटिवेशन ली नो सीक्वल डेटा को बनाने की, कि मैं क्या करूं, एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्ट्रक्चर बनाऊं जिसमें मैं क्या कर सकता हूं, एक कीज रखी होंगी हर यूजर की बहुत सारी, उसके रिस्पेक्ट में उसका यूजर का डेटा रखा होगा, और यहां से जन्म हुआ नो सीक्वल डेटाबेस का। अब देखो, अगर मैं इसको आपके लिए वो करूं, कंक्लूड करने की, अगर मैं आपको कोशिश करूं, स्ट्रक्चर का मतलब ये समझ लो जहां पे तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे पास कितने कॉलम एग्जिस्ट करने वाले हैं, बिल्कुल वहां पे तुम आराम से SQL DB का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे। नंबर ऑफ कॉलम का मतलब ये है कि मान लो कोई यूजर है, उसका मैं नाम ले रहा हूँ, एज ले रहा हूँ, पासवर्ड ले रहा हूँ, ID ले रहा हूँ, ये 4 इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। वहीं अगर कोई और यूजर है, उससे मैं 4 की जगह मैं 10 इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, तो उसके लिए 10 कॉलम लगेंगे। अगला कोई यूजर है, उससे मैं 7 इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, कोई है किसी से 9 ले रहा हूँ। अब आप या तो आप ये कर लो कि मैं सबके लिए कॉलम बना दूं मैक्सिमम वाला, कि सबके लिए मैं वर्स्ट केस लेके चलता हूँ कि हर किसी के लिए 20 कॉलम तो एग्जिस्ट करेंगे, तो और अगर मैंने किसी के लिए 4 लिए तो बाकी मैं नल वगैरह जो भी डाल दूंगा। लेकिन ये आपका ऑप्टिमाइज, एक तो आपका फालतू का स्पेस जा रहा है, ठीक है, और इससे आपको प्रॉब्लम आएंगी। इसलिए हम कैसे को इस्तेमाल करते हैं, नॉन स्ट्रक्चर, कि भैया जितना डेटा उतना ही स्टोर करो। अगर आपका यूजर की 4 इन्फॉर्मेशन आई है तो मैं 4 ही इन्फॉर्मेशन को स्टोर करूंगा, अगर 5 आई है तो 5 ही को ही करूंगा। और वो की वैल्यू में होती है कि इसका नाम, एज, नाम, जो भी इसका नेम है, मान लो नेम रोहित, लॉगिन जो उसकी भी लॉगिन आईडी होगी, जो उसका पासवर्ड, अगर मुझे 3 ही वैल्यू को स्टोर करना है। दूसरा यूजर है, उसके अगर मेरे पास 5 इन्फॉर्मेशन है तो उनको मैं की वैल्यू में कर सकता हूं कि उसका नाम, की का नाम और वैल्यू, की का नाम, वैल्यू का नाम। इस तरीके से ये दोनों डेटाबेस इस तरीके से कवर हो रखे हैं। अब ये मत समझना कि अभी मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं, आपके पास मल्टीपल टाइप के डेटाबेस एग्जिस्ट करते हैं, और इवन आप खुद के एंड पे भी डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। मैं रेडिस को कहूं तो भैया वो इन मेमोरी हो जाता है। मैं आपको कहूं, अगर मैं वेक्टर डेटाबेस की बात करूं जो AI आजकल इस्तेमाल करता है, मैं आपके से बात करूं अगर DynamoDB वगैरह जो आपके ग्राफ बेस्ड होते हैं, वहां पे हम रिलेशनशिप वगैरह को डिस्कवर वहां पे करते हैं। तो आपके पास सिर्फ यही 2 नहीं है, मल्टीपल डेटाबेस एग्जिस्ट करते हैं। क्या
मुझे सबके ऊपर मास्टरी करनी है? नहीं करनी। जब हम धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ेंगे तो भैया हमको खुद समझ आता रहेगा कि हमें कब किस डेटाबेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हाँ, इनिशियल फेज में भले ही शायद कुछ बच्चों को समझ ना आए कि हाँ ये बात क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो आप एक से स्टार्ट कर सकते हैं, इन दो से आप स्टार्ट कर सकते हैं, इवन आप सीक्वल से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप खुद ही दूसरे डेटा स्ट्रक्चर को या फिर दूसरे डेटाबेस को खुद ही डिस्कवर कर लोगे। इनफैक्ट मैं इस पे कहना चाहता हूँ कि ना कभी भी किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि सीक्वल का सक्सेसर है नो सीक्वल, कभी भी ऐसा नहीं होता। सीक्वल को किसी ने रिप्लेस नहीं किया, सीक्वल आज भी वही है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ना आपकी सीक्वल डेटाबेस स्टोर सॉल्व कर देगा, ठीक है, क्योंकि आपको ना प्रॉब्लम को क्या कहते हैं एक्सप्लेन करने का तरीका होता है। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम स्ट्रक्चर्ड वे में एक्सप्लेन की जा सकती है और हम उसको सीक्वल में डाल सकते हैं। ऐसी प्रॉब्लम जो आप नहीं एक्सप्रेस कर सकते एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, तभी हम नो सीक्वल की बात करते हैं। और नो सीक्वल जैसे भी रोहित ने बोला अकेला डेटाबेस का तरीका नहीं है। नो सीक्वल आप कह लो एक प्रिंसिपल है कि हमें डेटा को अनस्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करना है। अब उसमें भी आपके बहुत तरह के डेटाबेस आ जाते हैं। आपके सिंपल की वैल्यू स्टोर आ जाते हैं, जो हमने हैश मैप की बात की, सिंपल की उसकी एक सिंपल वैल्यू। अब इसका एग्जांपल आप डायनामोडीबी के बारे में पढ़ सकते हो, अमेज़न का ये डायनामोडीबी, वो सिंपल की वैल्यू स्टोर है। जो आपका हैश मैप है ना, उसने बस उसको क्या किया, एक डेटाबेस बना दिया पूरा का पूरा इंटरनली प्रॉपर। उसके अलावा आपके पास मोंगोडीबी आ जाती है। ये अब इस नो सीक्वल में भी ना कई सारी वैरायटीज होती हैं। अब डायनामोडीबी एक की वैल्यू स्टोर है बस। अब मान लो आप कह रहे हो कि की तो मेरी स्ट्रिंग है, सिंपल यूजर आईडी है, पर वैल्यू में ना मेरे पास बहुत कुछ है, पूरा का एक जेसन वैल्यू है। जेसन आपको पता ही होगा, उसमें यूजर का नाम, ईमेल, फोन नंबर, बहुत कुछ हो सकता है। तो अब मैं इसको कैसे स्टोर करूं? इसको तो मैं कहूंगा स्ट्रिंग तो हो गई मेरी की, पर वैल्यू में पूरा का पूरा जेसन पड़ा है। तो यहाँ पे डिस्कवरी हुई मोंगोडीबी की, जो एक डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा स्टोर है, जिसमें मैं की कोई भी रख सकता हूँ, कोई स्ट्रिंग मान लो यूजर आईडी रख लिया, और वैल्यू के नाम पे मैं एक बहुत ही बड़ा जेसन फॉर्मेट रख सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास ग्राफ डेटाबेस भी आ जाते हैं, जो भी हमने बात की। अब लोगों को समझ आया जब लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब बना, तो इसमें जितने भी यूजर्स हैं वो सब आपस में कनेक्टेड हैं। अगर रोहित मेरा फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे फॉलो करता है और मैं रोहित को फॉलो करता हूं, तो हम दोनों में एक रिलेशनशिप है। उस रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए फिर हमारी डिस्कवरी हुई ग्राफ डेटाबेस की। जैसे आपने डेटा डीएसए में आपने ग्राफ डेटाबेस पढ़ा, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम नोड्स बनाते हैं, उस नोड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। सेम तरीका हमने डेटाबेस में भी डाल दिया कि हमारे पास बहुत सारी नोड्स होंगी, उनको हम आपस में रिलेशनशिप एक्सप्रेस करने के लिए कनेक्ट कर देंगे। अब देखो, जैसे अभी गुरुजी ने बताया, जैसे कि मैं हूँ, गुरुजी है, हम आपस में फ्रेंड है लिंक्डइन के ऊपर, ठीक है। अब गुरुजी को मुझे रिकमेंड करना है कि भैया गुरुजी को हम कुछ फ्रेंड रिकमेंड करना चाहते हैं, तो मैं कैसे कर पाऊंगा? अब अकेले गुरुजी तो मेरे फ्रेंड होंगे नहीं, मान लो मेरे दो और फ्रेंड है, कोई मान लो मयंक है, नमन है, जो भी मुझसे कनेक्टेड होंगे कि ये मेरा गोला है, ये गुरुजी का गोला है, हम कनेक्टेड हैं। तो ऐसी मैं नमन से भी कनेक्ट हूँ, मयंक से भी कनेक्ट हूँ, तो मैं क्या सिंपल क्या कर सकता हूँ, भैया गुरुजी को रिकमेंड करना है, गुरुजी आए रोहित पे, रोहित के जो फ्रेंड होंगे मैं उनको रिकमेंड कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट। तो इस इंफॉर्मेशन को हम ग्राफ वाले के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब गुरुजी, अभी हमने शायद बहुत हैवी टर्म इस्तेमाल कर लिए, अब थोड़ा ना बच्चों को इंटरनल आर्किटेक्चर के ऊपर लेके जाते हैं, थोड़ा लाइट। अब हम सीक्वल और नो सीक्वल के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होने वाला है। इवन सबसे पहले हम सीक्वल को पकड़ते हैं, आपको सीक्वल है ना, अब वो भी आपको समझ आ जाएगा कि भैया हम एक्चुअल में डेटा को स्टोर जब करते हैं तो किस फॉर्म में कर रहे हैं। फॉर्म में करने का मतलब मेरा जो मेन टास्क होगा कि मैं कितनी जल्दी उस डेटा को बाहर निकाल पाऊँ। जैसे अगर आप डीएसए भी करते हैं, अगर आपको एरे के अंदर किसी नंबर को फाइंड करना है, किसी एलिमेंट को फाइंड करना है, अगर वो अनसॉर्टेड फॉर्म में हुआ तो आपको टाइम लग जाता है, ऑर्डर ऑफ एन टाइम। लेकिन अगर वही डेटा सॉर्टेड फॉर्म में हुआ एरे के अंदर तो आपको लॉग एन टाइम लगता है। तो यही काम मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा कि भैया डेटाबेस के अंदर जब डेटा स्टोर है, मैं ये चाहता हूँ ना कि मैं जल्द से जल्द उस डेटा को बाहर निकाल पाऊँ, या फिर उस डेटा को सर्च कर पाऊँ, मैं किसी डेटा को सर्च करके डिलीट कर पाऊँ, या कोई डेटा को इंसर्ट कर पाऊँ। तो फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल यहाँ पे क्या कहता है कि मान लो अगर आज को मैं अपना इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, कोई भी आज इंस्टाग्राम की मैंने सर्विस ओपन करी, तो जो भी यूजर की इंफॉर्मेशन है, अभी फिलहाल के लिए हम उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड को स्टोर कर रहे हैं, दो ही चीजें हम स्टोर कर रहे हैं। मैं इसको अपने डेटाबेस के अंदर किस फॉर्म में स्टोर करूंगा? वो एरे होगा या फिर ट्री होगा या कोई भी फॉर्म, वो फॉर्म होगी क्या? बताइए गुरुजी। देखो, सबसे सिंपल, जैसे अभी हमने बोला, हम इसको एरे से ही समझते हैं। हाँ। मैंने हर यूजर की इंफॉर्मेशन को एरे में डालना शुरू कर दिया। हाँ।
जैसे एक यूजर आता था मैं उसको नेक्स्ट एलिमेंट पे डाल देता था, नेक्स्ट जो भी स्पेस अवेलेबल था उसमें डाल देता था। इससे प्रॉब्लम ये हुई, अगर मुझे आदित्य का डेटा चाहिए तो मुझे क्वेरी करनी पड़ेगी, और क्वेरी का मतलब सिंपल क्या होता है, सर्च करना पड़ेगा। तो अगर मेरा डेटा अनसॉर्टेड फॉर्मेट में है तो मुझे हर एलिमेंट पे, हर यूजर आईडी पे जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या इसका नाम आदित्य है, अगर है तो मैं उसका डेटा फेच करूंगा। अब ये तो बहुत ही स्लो ऑपरेशन है। ये देखो, इसमें यहाँ पे सिंपल ही हुआ है। अभी गुरुजी ने बहुत ही सिंपल, जो बिल्कुल फर्स्ट थॉट कहता है कि हमने क्या करा, लॉगिन आईडी पासवर्ड स्टोर, एक नया यूजर हमारे उसमें आता है, उसने आईडी क्रिएट करी, बिल्कुल, तो उसके बाद मैंने एरे में उसको लास्ट में डाल दिया। फिर एक और नया यूजर हमारे प्लेटफॉर्म में आता है जिसने आईडी क्रिएट करी, उसको अगले डाल दिया। तो इंसर्ट तो हमारा ऑर्डर ऑफ रन टाइम हो गया, क्योंकि हमें पता है कि एरे के लास्ट में इंसर्ट कराना है। बिल्कुल। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, क्योंकि अभी हमारा डेटा है अनसॉर्टेड फॉर्म में। अब मान लो कल को कोई यूजर आता है और उसको अपनी इन्फॉर्मेशन को फेच करना है, रीड करना है, तो कैसे करूंगा? मान लो मैं बोलता हूँ कि रोहित नेगी _9 की इन्फॉर्मेशन लेके आओ, कैसे लेके आऊंगा? मुझे पूरे डेटा को रीड करना पड़ेगा एक करके, मुझे पता नहीं वो एक्चुअल में कहाँ पे प्रेजेंट है। तो इससे हमारा जो सर्चिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी। इवन अगर आपको डिलीट भी करना हो, वो भी आपके ऑर्डर एन टाइम हो जाएगा, कि हम कई बार अकाउंट को डिलीट करते हैं, उसको भी डिलीट करना पड़ेगा। तो अब आप बोलोगे भैया कि हाँ, एरे शायद एक बढ़िया तरीका नहीं हो सकता जहां पे हम डेटाबेस के अंदर इन चीजों को स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल। अब तुम्हारा जो अगला थॉट क्या कहेगा गुरुजी इनका, कि इसको क्या कर सकते हैं? इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, इसको और बेटर तरीके से कैसे हम कर सकते हैं कि हम ज्यादा अच्छे से क्वेरी कर पाए, जल्दी से हमारी डेटा रिट्रीव कर पाए। अब इसमें सुनने में ऑर्डर ऑफ एन कम लगता होगा, लेकिन अगर एरे का साइज छोटा है तो चल जाता है। लेकिन जब हम डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास मिलियंस बिलियंस ऑफ यूजर हैं, और तब जब आप ऑर्डर ऑफ एन की बात करोगे तो जो प्रोसेसिंग टाइम हो जाएगा बहुत ही स्लो हो जाएगा। और उस टाइम तो कितने सारे यूजर होंगे जो जिनको अपनी इन्फॉर्मेशन को फेच करना होगा, एक साथ फेच करना होगा। एक के लिए ऑर्डर ऑफ एन लग रहा है, अगले के लिए ऑर्डर एन लगेगा, कितनों को भैया तुम कितना स्लो हो जाएगा तुम्हारा अब डेटाबेस ही। अब अगला तरीका क्या कहता है, जो तुम्हारा कॉमन सेंस कहेगा कि भैया मैं क्या करूंगा, सॉर्टेड फॉर्म में रख दूंगा डेटा को। बिल्कुल। अब सॉर्टेड फॉर्म के साथ दिक्कत क्या है कि एरे के अंदर मैं स्टोर कर रहा हूं, एक के बाद एक करना पड़ेगा। ठीक। अब मान लो कोई यूजर आया तो पहले मुझे उसकी क्या लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी कि भैया ये इस एरे के अंदर किस पोजीशन पे आएगा। जैसे मान लो मेरे पास कोई एरे होता है, 4 नंबर का एरे, कोई 5 नंबर आता है, तो सबसे पहले मैं उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करूंगा। वो तुम मान लो बाइनरी सर्च लगा के कर सकते हो, अगर डेटा ऑलरेडी सॉर्टेड है, लॉग एन टाइम। एक बार पोजीशन मिल गई उसकी, उसके बाद डेटा को एक एक पोजीशन शिफ्ट करना पड़ेगा कि भैया जो पिछला वाला वो पीछे जाए, तभी तो शिफ्ट कर पाओगे, तभी तो आप वहां पे इंसर्ट करा पाओगे एलिमेंट को। जैसे मान लो मेरे पास 10 साइज का एरे, उसके अंदर ऑलरेडी एलिमेंट प्रेजेंट है 10, ओके। एक 11वां एलिमेंट आता है, आपको ढूंढना है कि भैया इसकी पोजीशन क्या होगी। आपने उसको देख लिया, पोजीशन फाइंड आउट कर ली, आपने उस एलिमेंट को वहां पे डाल दिया। अब जो ये एलिमेंट है, एक एक पोजीशन पीछे से शिफ्ट करना पड़ेगा, तभी तो सॉर्टेड फॉर्म में रहेगा। अब यहां से क्या हुआ कि भैया जो हमारे इंसर्शन के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो भी ऑर्डर ऑफ एन हो गई। सर्च भले ही आपका लॉग इन हो गया, उससे आप खुश हो सकते हो, लेकिन जो बाकी चीजें हैं, ठीक है, इवन अगर मैं डिलीट की भी बात करूं, वो भी ऑर्डर ऑफ एन होगा कि आपने ढूंढ तो लॉग इन में दिया, लेकिन उसके बाद शिफ्ट भी करना पड़ेगा। तो ये दिक्कत आती है कि अगर हम एरे की फॉर्म में डेटा को स्टोर करा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब कि हमने सिर्फ इंसर्शन को मतलब हमने सिर्फ सर्च को फास्ट कर दिया, लेकिन हमारा इंसर्शन और डिलीट अभी भी स्लो है। अब तूने इन्होंने इसके बाद क्या सीखा होगा, इन्होंने ट्री हर बच्चे ने पढ़ा है। और पहले हम कौन सा पढ़ते हैं, सिंपल ट्री से तो नहीं होगा, फिर वही हो गया सिंपल ट्री। तो सिंपल तुमने पढ़ा, हाँ, बाइनरी सर्च ट्री सबसे एग्जांपल। अब तुम खुद अपना कॉमन सेंस लगाओ कि बाइनरी सर्च ट्री का इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है। अगर मैं ट्री के फॉर्म में इस डेटा को स्टोर करना स्टार्ट कर दूं, तुम्हें पता है वर्स्ट केस में कितना जाएगा, ऑर्डर में चला जाता है, सर्च भी चला जाता है, क्योंकि ट्री एक साइड को कई बार ग्रो कर जाता है, प्रॉपर एक साइड पे ही बढ़ता रह सकता है, दूसरी साइड पे डेटा हो ही नहीं सकता। सेम आपके बाकी चीजों के लिए भी हो सकता है, कि डिलीशन के लिए भी हो सकता है, आपके सर्च के लिए हो सकता है। तो मतलब बाइनरी सर्च ट्री से हमें क्या दिक्कत आई कि अगर ट्री बैलेंस्ड है, बैलेंस मतलब इस साइड भी जितना है और उसी साइड भी दूसरी साइड भी उतना ही है, तो ठीक है। पर अगर ट्री एक साइड को ही बेंड हो गया, तो फिर वो वापस से एक एरे की तरह ही हो गया कि हमें सब एलिमेंट पे जाना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ एन ही कॉम्प्लेक्सिटीज की हो गई वापस से। अब गुरुजी ने ऐसे कहा, बैलेंस का मतलब क्या है, बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री के बारे में आपने पढ़ा होगा, जैसे एवीएल ट्री, बहुत बढ़िया ट्री आपने पढ़ा है। वो ट्री फिर हमने सोचा कि भैया अब इसको इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसकी जो सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है लॉग एन है वर्स्ट केस में, ठीक है, सब में, ठीक है, तुम्हारी सर्च डिलीट सब कुछ लॉग एन है। अब आप ईवीएल ट्री के बारे में पढ़ सकते हो खुद से कि भैया वो ट्री क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे हम एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते आपको, ठीक। अब हम खुश हो गए कि हाँ भैया यहाँ पे तो अब हमारी प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो गई, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेट सब कुछ ऑर्डर ऑफ लॉग एन है, सब हो चुका है सॉल्व। बिल्कुल। अब तुम में से कुछ स्मार्ट बच्चे होंगे, बिल्कुल होंगे, अरे यार ये दोनों बेवकूफ यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं, ईवीएल ट्री में पहुंच गए, अरे इससे बढ़िया हैशमैप इस्तेमाल कर लो, उसकी तो ऑर्डर वन ही है, बिल्कुल, है ना सॉल्यूशन। हमने भी सोचा था भैया इसकी तो ऑर्डर ऑफ वन है, क्यों हम लॉग एन तक जा रहे हैं, हाँ, क्यों मैं हैंकर ऑर्डर ऑफ लॉग एन तक जाऊं, मैं वन पे सब कुछ कर सकता हूं, सर्च, इंसर्ट, डिलीट सब कुछ। तो भैया यहाँ पे आज
मैं आपको बता दूं, जो अभी मॉडर्न सॉल्यूशन है आपकी, हर किसी के टाइम कॉन्फ्लिक्ट लॉगिन ही है, हम हैश मैप को प्रयोग ही नहीं करते। और गुरुजी उसका एक, मैं अगर इनको सिंपल सा सॉल्यूशन बताऊं, उसका सिंपल सॉल्यूशन ये है दोस्त कि कई बार मैक्सिमम टाइम जब भी आप क्वेरी करेंगे, आप सिर्फ एक डेटा को सर्च नहीं करते, आप वहां पे ना क्वेरी ऐसे चलाते हो कि मुझे उन यूजर की इंफॉर्मेशन दे दो, ठीक है, जिनका मान लो जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। एग्जैक्टली। फिर आपको एक एक डेटा पे जाना पड़ेगा। हाँ, अब ये हैश मैप कैसे लगाएंगे कि पहले भी ढूंढेगा हैश मैप और 50,000 वाला कौन सा है। अब वहां पे भी मल्टीपल लोग हो सकते हैं, 50,000 सैलरी वाले मल्टीपल हो सकते हैं। फिर 50,000 एक के लिए भी सर्च करेंगे, फिर 50,000 दो के लिए भी सर्च करेंगे, 50,000 तीन के लिए भी सर्च करेंगे, 50,000, अरे कितनी बार सर्च करोगे, हैश मैप तुम्हारा क्रैश कर जाएगा। कहने का मतलब ये कि हमने सिंपल सर्च इजी किया है बस कि इसका डेटा लाके दे दो। हाँ। लेकिन अगर थोड़ा सा भी क्वेरी कॉम्प्लेक्स हो गई कि मुझे इतने लोगों का डेटा लाके दो जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है, वहां पे दिक्कत हो गई। मतलब रेंज क्वेरी वाली प्रॉब्लम, और रेंज वाला बहुत ज्यादा होता है कि भैया मुझे उन यूजर की इंफॉर्मेशन दो जिनकी एज 18 से 25 साल है। कई बार देखो, अब वो लोग भैया ऐसी डेटा किसको चाहिए होता है, अरे भाई जब आपके ये चलते हैं जो डेटाबेस के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर है, तो भैया यहाँ पे होता है टारगेटेड ऐड। कोई भी प्लेटफॉर्म, आप यूट्यूब को देखो, कोई भी देखो, वो पैसे कैसे कमाता है, पैसे कहाँ से पैसे कमाता है, ऐड से कमाता है। अब ऐड से वो पैसे कैसे कमाएगा, भैया कोई ऐड है तो मैं उसको रेलिवेंट ऑडियंस को ही वो ऐड दिखाऊं। अब वो रेलिवेंट ऑडियंस उसके पास आएगी कहाँ से, मान लो कोई कल को हमारा ही कोर्स है, मान लो मुझे कोडर आर्मी का वेब डेवलपमेंट कोर्स को प्रमोट करना है, मैं क्यों चाहूंगा कि मैं 50 साल वाले बंदे को दिखाऊं ये कोर्स। बिल्कुल। मैं बोलूंगा भैया 18 से 24 साल वाले बच्चों को पहले उन डेटा को उठा के लाओ अपने डेटाबेस से, वही करेगा वो भी, 18 से 24 साल को लाओ, उसके ऊपर भी फिल्टरिंग लगाएगा कि भैया इनमें से वही लोग जिनका इंटरेस्ट कोडिंग वगैरह या कंप्यूटर वगैरह में, उनको फिल्टर करके लाओ, फिर जाके वो टारगेट होगा। इसलिए आपकी जो रेंज क्वेरी है दोस्त, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। इसका एक और एग्जांपल है ना, जैसे ट्विटर पे हम कहते हैं ना, ट्विटर पे जैसे अगर आपको पता होगा, अगर आपके 500 वेरीफाइड यूजर से ज्यादा है तो ही आप उसको तभी आप उससे पे ले सकते हो, ट्विटर से पे ले सकते हो। पर अब नहीं मिला गुरुजी। हाँ, तो अब सोचो आप ये वाली क्वेरी कैसे करोगे। हाँ। कि मेरे को हर वो यूजर की लिस्ट लाके दो जिनके 500 से ज्यादा वेरीफाइड यूजर है। हाँ। अगेन रेंज क्वेरी, तो रेंज क्वेरी ना हर एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा यूज होती है। इनफैक्ट सिंपल क्वेरी तो बहुत ही कम यूज होती है, ज्यादातर आप रेंज क्वेरी ही कर रहे होते हो। हाँ। और वहां पे आपका हैश मैप फेल हो जाएगा। हाँ। अच्छा, एक और रीजन भी है हाँ। जिसपे हैश मैप फेल हो जाएगा, वो है कोलिजन। अच्छा, थोड़ा सा कोलिजन एक्सप्लेन हाँ, वही जो हम 50,000 वाला कह रहे थे। हाँ। ठीक है, अब कोलिजन क्या होता है, अगर आपको याद होगा जो हैशिंग एल्गोरिथम जो हमारी, तो उसमें कोलिजन बहुत ज्यादा होता है कि एक ही जगह में मल्टीपल डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं। अब उसको सॉल्व करने के लिए क्या करो कि या तो तुम वही कर दो जो मैंने आपको कहा कि 50,000 वाले में गए, वहां पे हमने मल्टीपल एक वो बना दी कि हमने लिंक लिस्ट बना दिया, या तुम वो करो, या फिर तुम अगला उसको इंक्रीमेंट करो। तो हैश ना जो आपके लिए चीजों को ना और ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपको बना देगा। ठीक, और सेम आपका इवेल ट्री के साथ भी होगा, इवेल ट्री में भी यही होगा। बल्कि आप एक यूजर की इन्फॉर्मेशन तो ले आओगे, लेकिन अगर मुझे और भी यूजर की इन्फॉर्मेशन को निकालना है, मान लो मुझे के और यूजर की इन्फॉर्मेशन को निकालना है, तो के लॉगिन हो जाएगा, ट्रैवर्स एक साथ, है ना, कि मैं गया, मैंने बोला कि भैया मुझे वो यूजर दे दो जिनकी उम्र कितने से 18 से 25 साल के बीच है। आपने के यूजर की इन्फॉर्मेशन निकाल, पहले आपने एक की निकाल दी लॉगिन में, दूसरे की निकाल दी लॉगिन में, अगली की भी निकाल दी लॉगिन में, तो भैया यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बन जाएगी, के इनटू लॉगिन बन जाएगी। तो ये जो डेटा स्ट्रक्चर थे ये हमारे लिए एफिशिएंट नहीं थे। अब यहीं से जो डिस्कवरी होती है अपनी, वो होती है हमारी बी ट्री और बी प्लस ट्री की। और आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में हम बी प्लस ट्री को बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। अब आप बोलेंगे भैया बी प्लस ट्री क्या होता है, कुछ नहीं है, आपका ट्री है पूरे तरीके से। ठीक, उसने चीजों को बिल्कुल सॉर्ट आउट करके रखा हुआ है कि आपका जो डेटा स्टोर होगा वो तो वहां स्टोर होगा, सेकेंडरी स्टोरेज में कहीं भी आप स्टोर कर दो। ठीक, अब आपका ट्री बनेगा ऐसे करके, जैसा आपका नॉर्मल ट्री आपको दिखता है। ठीक है, ये आपका वैसा होगा कि बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री जैसा ही आपको ये दिखेगा कि भैया जो मुझसे छोटे होंगे वो लेफ्ट में आएंगे, जो मुझसे बड़ा होगा वो मेरा राइट में आएगा, अगर मैं आपको सिंपल टर्म में बोलूं। ठीक, जो आपका एक्चुअल डेटा जो आपके स्टोरेज के अंदर प्रेजेंट होगा, जो उसका लिंक होगा एक्चुअल में किसी एड्रेस में प्रेजेंट होगा ना, हाँ, वो हम उस चाइल्ड एलिमेंट पे स्टोर करेंगे। मान लो अगर 10 चाइल्ड है मेरे, तो वो चाइल्ड ही एक्चुअल डेटा को क्या करते हैं, पिन पॉइंट करते हैं। और इन चाइल्ड की खासियत ये है कि ये अपने से अगले वाले को भी पॉइंट आउट करते हैं कि मैं तो चाइल्ड हूँ। ठीक है, मैं लीफ नोड की अगर मैं बात करूँ, चाइल्ड नहीं लीफ नोड अगर हम वो करें, है ना, तो लीफ नोड क्या करते हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन तो स्टोर करते ही है। ठीक है, और उसकी भी करते हैं जहां वो एक्चुअली में मेमोरी में रखा गया है, लेकिन उसके साथ ही वो एक लिंक दूसरा वाला जो उसका बगल वाला राइट वाला है उसके लिए भी दे देता है। इससे हमारी रेंज क्वेरी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एक तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, ठीक, सॉरी, एक तो ये आपके बैलेंस फॉर्मेट में कि भैया इससे छोटे वाले इधर जाएंगे, इससे बड़े वाले इधर जाएंगे, ठीक, वो वाला। और जब आप रेंज क्वेरी लगाओगे कि मान लो आपने कहा कि भैया मुझे वो यूजर दे दो जिनकी उम्र 18 से 25 साल वाली है, तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको 18 साल वाले को ढूंढ देना है।
बिल्कुल। अब आपको पता कि आप अगर ये पूरा बैलेंस है, ठीक है, पूरे तरीके से ट्री, तो अगला वाला कहाँ मिलेगा? राइट साइड में मिलेगा, अगला वाला राइट साइड में। तो अब आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो गई। अब आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी कि लॉग एन टाइम में मैंने 18 साल वाले बंदे को ढूंढ दिया, और जैसे ही मैंने उस लीफ नोड को ढूंढ दिया तो उससे तो मुझे उसका डेटा मिल गया जो कि एक्चुअल आपके स्टोरेज में रखा गया है। उसके साथ ही जो बाकी के मान लो के और लोग हैं जिन जो मान लो उस रेंज में एग्जिस्ट करते होंगे, उनकी इंफॉर्मेशन आप इजीली फैच आउट कर लोगे, क्योंकि ये वाला नोड इस वाले को पॉइंट आउट कर रहा है। तो आप इस पे जाओगे, उसके डेटा को भी निकाल दोगे, इस पे जाओगे, उसके भी निकाल दोगे, इस पे जाओगे, इसको भी निकाल दोगे। ये आपके लिए बी प्लस ट्री करता है, इतना एफिशिएंट है। और इसलिए कहते हैं भैया इसी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है वो हमारी के प्लस लॉग एन टाइम आ जाती है, नॉट के लॉग एन। हाँ, जो पहले केस में हमारी आ रही थी, और इतना ही एफिशिएंट है। अब आप होमवर्क में क्या कर सकते हैं? आप होमवर्क में कर सकते हैं भैया, इससे पहले हमने बी ट्री के बारे में बात करा कि हम बी ट्री को से हम बी प्लस ट्री की और क्यों गए, और जो अभी मैंने आपको एक सिंपल सा बी प्लस ट्री का एग्जांपल बताया, क्या वो उसमें सिंपल यही होता है कि मान लो मेरे पास 10 है तो 10 के लेफ्ट में 10 से छोटे वाले, 10 से ग्रेटर देन इक्वल टू वाले राइट साइड वाले, क्या इतना ही होता है? या फिर जो वहां पे नोड प्रेजेंट होता है वहां पे मल्टीपल की एग्जिस्ट कर सकती है। मान लो वहां पे 10, 15, 20 ये तीन एग्जिस्ट कर रही है। 10 से छोटे वाले लेफ्ट वाले चाइल्ड को पॉइंट करेंगे, 10 से और 20 से जो वाले रेंज में होंगे वो इसको पॉइंट करेंगे, 20 से 30 वाले इसको पॉइंट करेंगे, 30 से बड़े वाले इसको। ये आपको सीखना पड़ेगा कि भैया ये बी प्लस ट्री का स्ट्रक्चर कैसा है एक्चुअल में, कि सिंगल नोड में 3 की प्रेजेंट हो सकती हैं, और उन 3 की के बाद 4 पॉइंटर होंगे, एक अपना लेफ्ट वाला, एक उनके बीच वाला जो चिल्ड्रन होगा, एक बीच वाला, और एक फिर से राइट वाला। ये आपको डिस्कवर करना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे चीजें काम कैसे कर रही हैं। और हाँ इनफैक्ट इस पे मैं ये कहूंगा कि अगर इस पे भी आप बिल्कुल फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल लगाओ ना, तो ये कुछ भी नहीं है। जैसे आपने एवीएल ट्री पढ़ा, हम हमेशा बाइनरी सर्च ट्री हो या एवीएल ट्री हो, हम हमेशा बाइनरी ट्रीज की बात करते हैं, मतलब जिस रूट के 2 ही चाइल्ड हो सकते हैं, और हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी है log n बेस 2, सिंपल सी बात है जिसको हम सिंपल log n बोल देते हैं। अब ये ना वही कंसेप्ट है जो हम डेटा स्ट्रक्चर में एन अरी ट्री पढ़ते हैं, है ना, कि एक नोड के मल्टीपल चाइल्ड भी तो हो सकते हैं। तो अगर मैं हर नोड का 3 चाइल्ड बना दूं और फिर उसके भी अलग 3 चाइल्ड बना दूं, तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी, और वो सारे अगेन बैलेंस्ड है, मतलब आपको पता है 3 चाइल्ड मतलब 2 डेटा होंगे, इससे छोटे वाला डेटा लेफ्ट, इन दोनों के बीच वाला डेटा बीच में आ जाएगा, और राइट से बड़े वाला डेटा राइट साइड में आ जाएगा। तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी log n बेस 3 नहीं हो जाएगी, है ना। तो अगर इसी थॉट से आप आगे चलते जाओ तो यहाँ पे निर्माण होता है बी ट्री का, कि सिंपल मैं चाहता हूँ एक तो एक नोड पे मैं ज्यादा डेटा स्टोर करूँ, ठीक है, और उनके मल्टीपल चाइल्ड हो ताकि मेरी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी और कम हो जाए। दूसरा मैं ये भी चाहता हूँ कि ये जो मैं बी ट्री को जब एक्सप्रेस कर रहा हूं अपने डेटा स्ट्रक्चर में, तो मेरी रेंज क्वेरी भी कम हो जाए। अब बी ट्री रेंज क्वेरी कम नहीं कर पाता, है ना, तो जैसे हमने आपको बोला उसके बाद आता है बी प्लस ट्री, जो एक्चुअली आजकल सीक्वल में यूज होता है, जो कि रेंज क्वेरी को भी कम कर देता है। तो आपको समझ आएगा कि कैसे हम डेटा को स्टोर करते हैं और कैसे हम उसके लीफ नोड्स में भी आपस में लिंक्स को अटैच करके रखते हैं ताकि हर यूजर का डेटा हमें इजीली मिल जाए। तो आज हमने इसके काफ़ी हमने इंटरनल को बात हमने करी है। ऐसे दोस्तों हमारे पास वेक्टर डेटाबेस होते हैं, जो आजकल आप एआई को देख रहे होंगे, या जो आप रैग सिस्टम जो आप बिल्डअप करते हैं कि मेरे पास कोई वेक्टर होता है। अब देखो वेक्टर ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसमें ये होता है कि कोई एलिमेंट है, तुम्हें उस एलिमेंट को फाइंड आउट नहीं करना, ठीक है, तुमने उसके अगल बगल वाले, मतलब जो मुझसे मिलते जुलते हो। अगर मैं बोलूँ कि कोई कंप्यूटर है, मैं कहूँगा कि इस कंप्यूटर को तुम्हें इसके अंदर सर्च नहीं करना, ठीक है, इस कंप्यूटर से जो मिलते जुलते हैं, जैसे कि हो गया, मैं बोल सकता हूँ मैकबुक हो गया, लैपटॉप हो गया, इसको सर्च करो, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है आपका वेक्टर डेटाबेस। कि मेरे को पता है मुझे सर्च क्या करना है, लेकिन मुझे उसको सर्च नहीं करना, मुझे जो उससे मिलते जुलते हैं, जो मुझसे सिमिलर है, मुझे उनको फाइंड आउट करके लाना है। तो क्या ये वही है क्या, जैसे हम Amazon पे एक प्रोडक्ट बाय करते हैं और Amazon हमें रिकमेंड कर देता है उसके आसपास के प्रोडक्ट। तो अगर मैंने एक मॉनिटर बाय किया तो Amazon मुझे बताएगा कीबोर्ड भी खरीद लो, माउस भी खरीद लो। तो यही है वो वेक्टर डेटाबेस। हाँ, यही है वेक्टर डेटाबेस, कि हम उसके सिमिलर चीजों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। और इवन ये सेम प्रॉब्लम हमारा ग्राफ डेटाबेस भी सॉल्व करता है, ये रिकमेंडेशन वाला। हाँ, दोनों का अलग अलग है, ठीक है। अब ये एज एट द एंड एज अ कोडर ये हमारी चॉइस होती है, हमें कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी पड़ती है कि हम किसको प्रयोग करें। ग्राफ के अंदर भी ये होता है कि कोई यूजर होता है, उसने अगर लैपटॉप बाय किया है तो उसके साथ उसने कीबोर्ड, हमने ग्राफ बना दिया, ठीक है, उसने ये भी बाय किया है, और हमने उस सबको जो भी उसके बेसिकली कनेक्टेड नोड्स हैं उन सबको बता दिया कि भाई ये भी बाय कर सकता है। हाँ, सिंपल। तो ये इतना इंटरेस्टिंग है। फिर आपको वहाँ पे ना चॉइसेस क्रिएट करने को मिलती है कि मैं किसको सेलेक्ट करूँ, कहाँ पे मेरी कॉस्टिंग कम बैठ रही है। अब इससे में मतलब चल रहा कि आपको रिकमेंडेशन में जो हमने बताया सिर्फ वही इस्तेमाल होगा, इंटरनल उन्होंने और ऑप्टिमाइज करा होगा। ऐसे हमारे पास कुछ डेटाबेस होते हैं गुरुजी, रेडिस वगैरह सुना है कुछ, बहुत ही क्या है रेडिस, पहले ये बता दो मुझे। मैं
मैं बोलना चाहता हूँ कि ना लोग ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कैश शायद कोई अलग चीज होगी, डेटाबेस सीक्वल सब कुछ अलग होगा, लेकिन सिंपल अगर आप समझो ना, सब कुछ डेटा स्टोर करने का काम करते हैं, बस सबका यूज केस अलग अलग है। अब सीक्वल की हमने बात की थी, वो की कॉलम्स की और रोज में डेटा स्टोर करता है। नो सीक्वल की हमने बात की थी, वो आपकी वैल्यूज में स्टोर करता है। अब रेडिस इस तरह आया कि हमारा जो डेटाबेस है, क्योंकि वो एक सेकेंडरी स्टोरेज में मौजूद है, तो चाहे आप उसे कितना भी ऑप्टिमाइज कर दो, जैसे अभी हमने बी प्लस ट्री को यूज करके रेंज क्वेरी भी ऑप्टिमाइज कर दी, पर बार बार आप सेकेंडरी स्टोरेज से कुछ पूछोगे कि भाई मुझे ये डेटा लाके दे, फिर वो सेकेंडरी स्टोरेज से मेरी प्राइमरी यानी कि रैम में आएगा, इन सब में बहुत टाइम लगेगा। इनफैक्ट अगर आप सोचो कि मल्टीपल यूजर्स का डेटा मुझे एक साथ चाहिए, रोहित भी मेरी ऐप पे आया, मैं भी एक ऐप पे आया, और मैं भी डिमांड कर रहा हूँ डेटा की, रोहित भी डिमांड कर रहा है, तो डेटा जो हमारा डेटाबेस है वो बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि वो एक सेकेंडरी स्टोरेज है। उसका काम बार बार डेटा को रिट्रीव करवाना नहीं है, उसका काम है डेटा को स्टोर करना मेनली। हम उसमें जो बी प्लस ट्री यूज, जिसको हम इंडेक्सिंग कहते हैं बेसिकली, उसको यूज करके हम उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, पर कभी भी इतना फास्ट नहीं कर सकते कि हमारी प्रोसेसिंग बहुत ही मिली सेकेंड्स में हो जाए। अब देखो, जैसे गुरुजी ने लास्ट, अब तुम बोलोगे गुरुजी के वर्ड को बोलोगे, भैया हमने लास्ट लेक्चर में रेप्लिका क्रिएट करी थी भैया, तो वो रेप्लिका से कर लेंगे रीड, ये बिजी है उससे कर लो भाई, या फिर उससे कर लो। अब देखो वो भी एट द एंड आपका वही सेकंड स्टोरेज ही है, वो भी स्लो होगा। अब मान लो जैसे हमें पता है कि जैसे कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, हमें पता है कि भैया विराट कोहली के उसमें रोज लोग आते हैं उनकी प्रोफाइल को विजिट करने, कम से कम 1 मिलियन लोग या फिर 1 लाख लोग रोज उनकी प्रोफाइल को विजिट कर रहे हैं। अब मैं बार बार ये करूं कि पहले विराट कोहली का डेटा को डेटाबेस से उठा के लाऊं, जिसने भी क्वेरी करी है उसको दूं, या फिर मैं कुछ ऐसा कर लूं कि ये जो डेटा है इसका, जिसको मुझे दिख रहा है कि भैया यूजर का इंटरेस्ट नहीं, डेटा पे वो कुछ ज्यादा ही है, बार बार यूज हो रहा है, बार बार रिट्रीव हो रहा है, तो इस डेटा को ना सेकेंडरी स्टोरेज में तो रहेगा ही, वो वहां तो रहेगा ही रहेगा। मैं इसको ना प्री लोड कर लेता हूं अपनी रैम के अंदर, बिल्कुल, ताकि कोई भी आए पहले मैं रैम में चेक कर लूं क्या वो डेटा प्रेजेंट है, हुआ तो वहीं से डेटा दे दो, नहीं हुआ तो वहां से उठा लो। यही तो आपका कैच है कि जो हमारा फ्रिक्वेंटली डेटा, जो जिस पे लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, उसको आप रैम के अंदर कर दो। और ये रैम कुछ नहीं है, यही आपका रेडिस है, एक अलग डेटाबेस। अब बहुत लोगों को कंफ्यूजन कि रेडिस जो हमारा डेटाबेस है सेपरेट, उसके अंदर सेकेंडरी स्टोरेज नहीं होती, बहुत लोगों को लगता है। नहीं, बिल्कुल होती है। हाँ, अब हाँ गुरुजी बताइए। देखो, मैं सिंपल सी बात ये कह रहा था कि रेडिस, जिसके हमने बात की कि एक इन मेमोरी डेटाबेस है, जिसको हम कैश बोल देते हैं, कि मैं जल्दी से पहले कैश से पूछूंगा तेरे पास है, वो कहेगा हाँ, तो सिंपल मेरे को मिल गया, जल्दी से मिल गया। पर अगर कैश बोलता नहीं है तो मैं जाकर के डेटाबेस से क्वेरी करता हूँ। अब जैसे लोगों का क्वेश्चन होगा कि रेडिस के पास जो बेसिकली डेटाबेस जो उसके पास मेमोरी है, वो सारी प्राइमरी स्टोरेज वाली मेमोरी है, कि भाई अगर मान लो हमारा प्रोग्राम रीस्टार्ट होता है तो वो सारी मेमोरी उड़ जाएगी, गायब हो जाएगी। अब रेडिस इसे कैसे हैंडल करेगा? तुम सोचो, रेडिस की सबसे अच्छी बात क्या है कि वो हाई थ्रूपुट दे रहा है। थ्रूपुट कुछ नहीं है, जो हमने बोला, जल्दी से डेटा रिट्रीव करके हमें दे रहा है, मल्टीपल लोगों का डेटा एक साथ दे रहा है। अब रेडिस की भी तो एक प्रॉब्लम होगी ना कि वो, उसकी एक लिमिटेड मेमोरी होगी, कितना डेटा आप स्टोर कर लोगे रेडिस में, है ना? तो वो भी क्या करेगा, जो लेस यूज चीज है, लेस यूज कीज है, उसे अपनी में एक सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करेगा। तो यहाँ पे रेडिस इस तरह से ऑप्टिमाइज किया गया है कि रेडिस में भी आप समझ लो लेयर्स होती है, कि जो ज्यादा यूज होने वाली डेटा है, जैसे विराट कोहली का डेटा मान लो, और तो वो उसको एकदम प्राइमरी में रखेगा कि आप फटाफट इसको ले लो, ठीक है? नहीं तो जो उसकी लेस यूज वाले होने वाली चीजें हैं, वो उसको अपनी सेकेंडरी में रखेगा। पर स्टिल वो उसका थ्रूपुट क्योंकि हाई है, तो वो चाहेगा कि आप डेटाबेस तक ना जाओ, मेरे से ही डेटा को ले लो। सिंपल कंसेप्ट है। मतलब आपने डेटाबेस का निर्माण इसलिए किया था कि आप चाहते थे कि मैं बहुत सारा डेटा स्टोर कर पाऊं, लेकिन रेडिस का यूज हमने इसलिए करते हैं ताकि मैं उसमें लिमिटेड डेटा स्टोर कर पाऊं, पर मैं उसको इजीली जल्दी से रिट्रीव कर पाऊं। दैट्स इट, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। गुरुजी, एक जो कॉन्सेप्ट मैंने मिस कर दिया था समझाते टाइम, जब आप ये बी प्लस टी पढ़ते हो ना, और आप बोलते हो, फिर बच्चा कहता है कि इंडेक्सिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। इंडेक्सिंग कुछ नहीं है, वो ट्री की की का ही नाम है। क्या वो ट्री को किस तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। इंडेक्सिंग मान लो अगर आपने यूजर नेम की बेस पे ले ली कि रोहित अंडरस्कोर नेगी 9, आदित्य टंडन 9, ऐसे करके आपने ले लिया, ठीक है? तो वो की जिसको हम बोलते हैं, अभी हमने की क्या ले रखा, जब भी हम बी प्लस टी बोल रहे थे कि यहाँ पे 10 रखा है, 10 से छोटे वाले इधर जाएंगे, 10 से बड़े वाले इधर जाएंगे, तो ये की है, इसका नाम है 10। तो ऐसे ही गुरुजी का हो जाएगा आदित्य टंडन 9, ठीक है? तो आदित्य टंडन 9 से जो छोटे होंगे, जो भी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कहेंगे, वो लेफ्ट साइड को आ जाएंगे, जो बड़े होंगे वो राइट साइड को। और की आप अपने हिसाब से किसी भी चीज को बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि भैया वो की आपकी यूनिक ही होनी चाहिए, ये भी मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है इसमें कि आपको वो की यूनिक ही रखना तभी होगा, क्योंकि हमें पता है कि डुप्लीकेट वैल्यू भी स्टोर करता है जो हमारा ये ट्रीज वगैरह होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपको फ्यूचर में कोई पूछे कि भैया ये की का मतलब क्या है, इंडेक्सिंग का मतलब है, तो इंडेक्सिंग का मतलब कुछ नहीं है, की है। कहते हैं ना कि भैया इंडेक्सिंग कर दो इस डेटाबेस की और ये बहुत फास्ट काम करेगा। अब जितने अगर आप इंडेक्सिंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब आपने 5-6 इंडेक्स बना दिए,
अपने डेटाबेस के अंदर, तो भैया ऐसा हो सकता है 5-6 अलग-अलग बी ट्री क्रिएट होंगे वहाँ पे, बी प्लस ट्री, है ना। और अगर वो 5-6 अलग बी प्लस ट्री अगर आपने क्रिएट करें भैया, उनके लिए तो वो चाहिए होगा स्टोरेज, उसको भी तो स्टोर कराओगे। तो ऐसा नहीं कि आपको अंधाधुंध कि भैया मैं हर एक चीज पे इंडेक्सिंग लगा दूंगा, लोग यही करते हैं गलती, हर एक चीज पे चिपका दो। इनफैक्ट इस पे मैं एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि हमारी कंपनीज में भी ना, अगर मान लो मुझे एक कॉलम पे इंडेक्सिंग लगानी है तो हमें परमिशंस लेनी पड़ती है और आपको एक वैलिड रीजन देना पड़ता है कि इस पे इंडेक्सिंग आप लगा रहे हो, इसका यूज केस कितना है। ऐसा तो नहीं है कि मेरे को क्योंकि एक क्वेरी करनी है तो मैंने इंडेक्स लगा दिया। अगर उस पे बहुत बार मल्टीपल क्वेरीज परफॉर्म हो रही हैं बार बार, तो ही मैं उसका इंडेक्स टेबल बनाता हूँ। क्योंकि इंडेक्स भी जो हमने बी प्लस ट्री बनाया है, वो भी जैसे अभी रोहित ने बोला, वो भी तो जाकर के स्टोर होगा। तो अगर आपके एक डेटा में मान लो मिलियन रोज है और उसके पास उसमें मान लो 10-12 कॉलम्स है और आप हर कॉलम पे इंडेक्सिंग बना रहे हो और उस इंडेक्सिंग को भी डेटाबेस में स्टोर कर रहे हो, तो आपका जो डेटा है, एक आपके जो एक तो मेमोरी है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होंगी, आपका जो डेटाबेस है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल इंडेक्सेस बनते चले जाएंगे। इनफैक्ट उससे वो स्लो भी हो जाएगा। तो हम जब इंडेक्स बनाते हैं हम बहुत सोच समझ के बनाते हैं कि लिमिटेड इंडेक्स हो, उससे ही काम चल जाए, और अगर एक और इंडेक्स क्रिएट करने की जरूरत पड़ रही है तो उसके पास वैलिड रीजन होना चाहिए कि हम मल्टीपल क्वेरीज परफॉर्म करेंगे तो ही हम उस पर इंडेक्स बनाएंगे, वरना हम किसी और तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे कि हमने बोला कैश में डेटा डाल के सॉल्व कर देंगे। तो ऐसा कभी गलती मत करना कि आपने इंडेक्सिंग, आपको अगर किसी ने वो दे दी इजाजत कि भैया इंडेक्स बनाओ, चीजें फास्ट काम करेगी, लेकिन उसके ड्रॉबैक भी हमें जानना जरूरी होते हैं। ये नहीं कि भैया हर चीज फ्री है, फास्ट का मतलब नहीं कि हर चीज को मैं फास्ट ही करता रहूं, पैसे भी तो देने पड़ेंगे उस चीज के, ठीक है। तो इन चीजों को हमने कैलकुलेट करके रखना पड़ता है। तो आज का लेक्चर शायद कितना देर हो गया गुरुजी, और कुछ पॉइंटर्स अगर आपको ऐड करने हो बच्चों के पास। देखो, एक तो मैं सोचता हूँ ना, जब मैंने भी स्टार्टिंग में इंडेक्स पढ़ा था ना, तो मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा था टू बी ऑनेस्ट। अच्छा। कि यार ये क्या चीज़ है इंडेक्सिंग, और सुनने में ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इंडेक्स से सबसे सिंपल उदाहरण हम ऐसे लेते थे ना कि जब हम बचपन में कॉपीज बनाते थे तो उसमें एक इंडेक्स पेज होता था। हाँ। कि अगर आपको इस चैप्टर पे जाना है, या बुक्स में होता है इंडेक्स पेज होता है, तो आप डायरेक्टली वो वाला पेज नंबर खोल सकते हो। हाँ। यहीं से तो कॉन्सेप्ट आया इंडेक्सिंग का। हाँ। अब इंडेक्सिंग भी ना थ्रू आउट द टाइम बहुत बेटर होती गई। जैसे पहले हमने बात की बी ट्री की, फिर हमने बात की बी प्लस ट्री की, अब उसमें भी कई सारी ऑप्टिमाइजेशन है, और ये तो है सीक्वल की, ठीक है। अब सेम मान लो मैंने डेटा को स्टोर किया हुआ है मोंगोडीबी में या फिर ग्राफ डीबी में, तो मैं डेटा को कैसे फाइंड करूंगा। अब सपोज वही वाला एग्जांपल लेते हैं कि मैं हूं और एक रोहित है, हम दोनों लिंक्डइन पे कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। तो लिंक्डइन आपको शो करता है कि ये जो यूजर है ना, ये मुझसे कितना दूर है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, वो कैसे शो करता है। फर्स्ट डिग्री का मतलब ये मेरा सिंपल कनेक्शन है। सेकंड डिग्री मतलब हो सकता है मेरे दोस्त का ये कनेक्शन है और हम दोनों का एक कॉमन पॉइंट है मेरा दोस्त। थर्ड डिग्री मतलब उससे भी आगे, और थर्ड प्लस भी लिखता है वो, है ना। तो इन सब पे भी इंडेक्सिंग लगती है। ऐसा नहीं है कि इंडेक्सिंग सिर्फ सीक्वल डेटाबेस पे लगती है, नो सीक्वल पे भी लगती है, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अब जैसे हमने डेटा डीएसए में हम वो पढ़ते हैं, ग्राफ को ट्रैवर्स करने के एल्गोरिथम पढ़ते हैं। तो सबसे सिंपल हम एल्गोरिथम क्या पढ़ते हैं, तो डीएफएस डेप्थ फर्स्ट सर्च और एक बीएफएस ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। तो मान लो अगर लिंक्डइन हर यूजर के लिए फाइंड करने लग जाए कि भाई ये आदित्य और ये रोहित, इन दोनों में कितना गैप है, तो आपके मन में तो फर्स्ट थॉट प्रिंसिपल से आएगा भाई बीएसटी लगा दो, या सॉरी बीएफएस लगा दो। तो मैं पहले आदित्य के सारे फाइंड करूंगा, फिर उनके सारे फाइंड करूंगा। वो बहुत स्लो प्रोसीजर है, क्योंकि आप सोचो ट्री बहुत छोटा नहीं है। लिंक्डइन पे कितने मिलियंस बिलियंस भाई कितने लोग हैं, इतने लोगों पे अगर मैं बीएसटी लगाने लग गया तो सारा काम बिल्कुल स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ना मैं इंडेक्सिंग बनाता हूँ। एक तो मैं एल्गोरिथम को फास्ट करता हूँ। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम यूज होता है कि ना मैं एक तरफ से बीएफएस स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं दोनों तरफ से सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों से बीएफएस स्टार्ट कर दूंगा, ताकि दोनों में से पहले किसी को भी जो पॉइंट मिल गया मैं कह दूंगा भाई इनका कनेक्शन मिल गया। अब मुझे पता है कि मेरा एक फ्रेंड है, लेट से कोई भी एक्स, और उसका फ्रेंड है रोहित, तो हम दोनों में सेकंड डिग्री कनेक्शन है। अब इस इंफॉर्मेशन को एक बार मैंने इस बीएफएस से फाइंड कर लिया, इस इंफॉर्मेशन को मैं कैश कर दूंगा। और अगर आप सोचते हो सारी इंफॉर्मेशन मैं कैश कैसे कर सकता हूं, तो इस इंफॉर्मेशन को मान लो मैंने डीबी में एक इंडेक्स बना के रख दिया और उन दोनों के बीच में एक इंडेक्स नोड हो गया। मतलब मैं इससे कनेक्टेड नहीं हूं, पर मैं इससे इंडेक्स वाइज कनेक्टेड हूं। तो कल को अगर बीएफएस एल्गोरिथम अप्लाई होता है तो मेरे इंडेक्स की वजह से मैं सीधा रोहित पे जा सकता हूं। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है अगर आप पढ़ोगे कि इंडेक्सिंग सिर्फ सीक्वल में यूज नहीं होती, नो सीक्वल में हम उसको कैसे स्टोर करते हैं। तो बहुत मजा आएगा कि कैसे हम उसमें भी एक तरह से रेंज क्वेरी आप कह सकते हो, या एक तरह से नो सीक्वल में तो वैसे बी प्लस ट्री अब इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल बी प्लस ट्री करते हैं, पर मैं ग्राफ डीबी की जैसे बात कर रहा हूँ कि हम उसमें कैसे इजीली जल्दी चीजों को फाइंड कर सकते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसके बारे में समझना मुझे लगता है। ओके गुरुजी, तो आज के लेक्चर को यहीं तक ही रखते हैं। आई होप हमने सारे पॉइंट कवर कर लिए होंगे। बिल्कुल, हमने डीबी की बात की, कैश की बात की, बहुत कुछ, और इंटरनल वगैरह हमने काफी कवर करे। अब आपको पता चल होगा यार ये जो हमने जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे ये कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। और अगर आपको थोड़ा और
एडवांस से जाना हो इस टॉपिक के ऊपर कि भैया ट्री कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, मैंने रिसेंटली रिएक्ट के ऊपर काम किया है, वहाँ पे मैंने देखा यार ट्री मतलब ट्री का उन्होंने फॉर्मेट ही चेंज कर दिया पूरा। मतलब ट्री इतना पावरफुल मुझे लगता है, जहाँ कुछ नहीं होगा वहाँ आपको या तो ट्री दिख जाएगा, वहाँ होगा आपको ग्राफ दिख जाएगा। मे भी आपको ये टॉपिक डीपी वगैरह कहीं मुश्किल से दिखेंगे, लेकिन ये ट्री और ग्राफ आपको ये बहुत ज़्यादा जगह दिखेंगे, जहाँ कुछ नहीं वहाँ ये दोनों प्रेजेंट होते हैं। ओके, इस पे ना मैं चाहता हूँ कि बच्चों को ना हम एक टॉपिक बताएं जिसके बारे में खुद से स्टडी करें। उनको बड़ा मजा आएगा। ओके, अब जैसे मान लो मैं तेरे को प्रॉब्लम देता हूँ कि मैंने डेटाबेस से कुछ इन्फॉर्मेशन कैश में कर ली, ठीक है। अब कैश में तो मान ले मेरे को चाहिए रोहित का डेटा, तो मैं कैश में रोहित का डेटा कैसे सर्च करता हूँ? भाई मैं कैश में जाके देखूंगा क्या रोहित का डेटा प्रेजेंट है। कैश क्योंकि छोटी सी मेमोरी है तो जल्दी कर सकता हूँ। पर मान लो मुझे उसे और ऑप्टिमाइज करना है कि मैं ऑर्डर ऑफ 1 में कैश से पूछूं कि तेरे पास डेटा है, अगर है तो वो सीधा डेटा मेरे को बता दे है, नहीं है तो वो भी बता दे नहीं है, ऑर्डर ऑफ 1 में। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं ब्लूम फिल्टर्स, कि मैं कैश में ब्लूम फिल्टर डाल देता हूँ और मैं सीधा कैश से नहीं पूछता, मैं ब्लूम फिल्टर से पूछता हूँ कैश फिल्टर है, अगर वो कहता है तो मैं सर्च करता हूँ, नहीं है तो मैं सीधा डीबी में जाता हूँ। इससे मेरी कैश को हिट करने की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 हो जाती है। अब ब्लूम फिल्टर हम इस वीडियो में नहीं एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि वो खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पर मैं चाहता हूँ आप इसके बारे में स्टडी करो, आपको बहुत मजा आएगा कि हम और इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि भाई ऑर्डर ऑफ 1 में मैं पता लगा रहा हूँ कि कैश में डेटा है या नहीं है, बस। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको काफी कुछ मजा आया होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम किस पे कवर करें, अभी शायद डेटाबेस के बारे में तो बहुत सारी चीजें कवर करेंगे और अलग अलग चीजें और भी काफका वगैरह ये सब कुछ भी कवर करेंगे। तो धीरे-धीरे करते हैं। अभी तो हम फिलहाल उदयपुर में घूम रहे हैं। हाँ, अभी उदयपुर में घूम रहे हैं। आज हमने स्टेट ऑफ सारा ज्ञान ही आपके सामने देना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आपको मजा आया है, लग रहा है कि हाँ भैया स्वाद आ रहा है और ये सीरीज चलती रहे इसी तरीके से, ये सीरीज चलती रहे, तो आप भैया कमेंट करो जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में करा था, और प्लीज इन वीडियोस को ना शेयर करो ताकि हम भी चाहते हैं कि जो हमारा डिस्कशन हो टेक में वो थोड़ा चेंज हो। ठीक है, वो सिर्फ इसलिए ना हो कि प्लेसमेंट सक्सेस स्टोरी ये सब वो तो है, चलो वो तो हम भी निकालेंगे, चलो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके अलावा भी चीज़ों में चेंजेस आनी चाहिए। जब तक ये चेंजेस नहीं आएंगे तब तक एज अ जो हमारी कम्युनिटी है वो ग्रो नहीं हो पाएगी। इसमें बल्कि हमने देखे थे ना कमेंट्स कितने अच्छे आए थे कि लोग कह रहे थे मैंने तो ऐसी वीडियो स्टार्ट कर दी थी, हंसते हंसते 1 घंटे में कितना कुछ सीख गया। तो यही है कि आप मजे मजे में 1 घंटे में बहुत कुछ सीख जाओगे, इसलिए आप ये वीडियो देखो, इसको लाइक करो और इसको ना शेयर करो जितना ज्यादा हो सकता है, और बैठो आराम से देखो एंजॉय करते हुए। और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया थैंक यू सो मच और हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों, बाय बाय।